आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 के बारे में। और लेसन नंबर 4 है बीइंग फ्यूचर रेडी 03। ठीक है ना, ये आज का लेसन है जिसको हम पढ़ेंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव से समझ लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है इंटेलिजेंस के बारे में, क्या होती है इंटेलिजेंस। सेकंड वन इज नेचुरल इंटेलिजेंस, ये क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एआई का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न डोमेन कौन कौन से होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा साइंस के बारे में, कंप्यूटर विजन के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एंड बायस्ड, ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसडीजी को अचीव करने के लिए एआई किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं एसडीजी को अचीव करने के लिए। क्या होता है एसडीजी, हम आने वाली अगली क्लासों में समझेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस के बारे में हम समझेंगे। बेसिकली एक एबिलिटी होती है इंटेलिजेंस, जो नई चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ नए आइडियाज़ को समझने के लिए, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक हमारी एबिलिटी होती है। सो इंटेलिजेंस की एक एबिलिटी है टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखने के लिए, अंडरस्टैंड आइडियाज़, आइडियाज़ को समझने के लिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड मेक गुड डिसीजन और अच्छे डिसीजन लेने के लिए। ये होती है एबिलिटी। ठीक है ना। इंटेलिजेंस हेल्प करती है हमें, किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, टू थिंक, सोचने के लिए, है ना, रिमेंबर, कोई चीज़ याद रखने के लिए, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, यानी कि कई बार क्या होता है हमारी ज़िंदगी में नई नई सिचुएशंस आती रहती हैं, उसमें हम अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करें, है ना। ये सारी चीज़ें होती है इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस को भी दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है नेचुरल इंटेलिजेंस और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, इन दोनों को हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस दो प्रकार की होती है, नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होता है। क्या है नेचुरल इंटेलिजेंस। देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जब वो बाई बर्थ जो इनके पास बुद्धि होती है, खुद की बुद्धि होती है ना, भगवान के द्वारा जो बुद्धि मिली होती है, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। सो नेचुरल इंटेलिजेंस इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर बोर्न विद, यानी कि ऐसी बुद्धि जो हमें बाई बर्थ मिलती है या एनिमल्स को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। ओके, इट इज द एबिलिटी, ये एक प्रकार की एबिलिटी टू थिंक, कोई नई चीज सोचने के लिए, लर्न, सीखने के लिए, सोल्व द प्रॉब्लम्स नेचुरली विदाउट नीडिंग एनी मशीन्स और टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें ना तो किसी मशीन की जरूरत होती है और ना ही किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ठीक है ना, प्राकृतिक बुद्धि जो मनुष्य है और जानवर, है ना, जो जन्म के साथ लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, उनके खुद के सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो प्रकृति के द्वारा जो मिलती है, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस में देखिए, जैसे ह्यूमन बींग्स, नेचुरल इंटेलिजेंस इनको है ना, डॉल्फिन्स है, चिंपैंजी है, एलिफेंट्स है, ऑक्टोपस है ना, पैरट है, गोरिल्ला है, ये सभी क्या नेचुरल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक रूप से ये बुद्धिमान होते हैं। इन्हें किसी प्रकार की ना तो कोई मशीन की जरूरत है और ना ही किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये बाय बर्थ इंटेलिजेंस होते हैं, है ना। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। हर किसी के पास अपनी खुद की अपने लेवल के हिसाब से बुद्धि होती है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जब हम किसी कंप्यूटर को या किसी मशीन को इतना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि वो खुद से ही सोचने समझने की क्षमता आ जाए, कुछ डिसीजन ले सके, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हेन वी मेक कंप्यूटर और मशीन दैट एक्ट लाइक दे कैन थिंक एंड लर्न, यानी कि वो इस तरीके से अपना बिहेव करने लगे कि हाँ वो कुछ सीख भी रहे हैं और कुछ, है ना, सोचने की उनकी क्षमता हो गई है, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प्स कंप्यूटर टू डू स्मार्ट वर्क। देखिए, एआई के द्वारा क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर के द्वारा हम कोई स्मार्ट वर्क करा सकते हैं, जैसे कि किसी भी क्वेश्चंस के आंसर, है ना, फेस रिकग्निशन, है ना, चेहरों की पहचान, उसके बाद में प्लेइंग गेम्स, यानी कि हम किसी भी गेम्स को खेल सकते हैं। तो अब ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जब किसी मशीन को या कंप्यूटर को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि वो खुद से ही कुछ डिसीजन ले सके अपने आप से, है ना, खुद से कुछ नई नई चीज सीख सके या सोचने समझने की क्षमता उसमें आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं एआई के बारे में। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई। देखिए ये हैं जॉन मैकार्थी, इनका फोटो आप दिख रहा होगा, ये है जॉन मैकार्थी, ठीक है ना। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एआई, है ना। जॉन मैकार्थी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर यानी कि जनक माने जाते हैं और इस क्षेत्र में अग्रणी थे, है ना। उन्होंने न केवल एआई के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है बल्कि एआई शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है। ये हैं जॉन मैकार्थी, ये है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, इसका ध्यान रखना। जॉन मैकार्थी हैं ये, फादर ऑफ एआई के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एप्लीकेशन है दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न एंड टेक डिसीजन विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। यानी कि क्या होगा, किसी भी कंप्यूटर को इस तरीके से इनेबल कर दे कि वो खुद से ही अपने आप डिसीजन ले सके, और इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती है ना। विदाउट बीइंग प्रोग्राम, ध्यान रखना, इसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। बस कंप्यूटर को इतना लर्न कर दिया, इतना ट्रेन कर दिया कि वो खुद से ही डिसीजन ले सके विदाउट बीइंग प्रोग्राम, बिना किसी प्रोग्रामिंग के। दिस कंप्यूटर कैन टेक डिसीजन विद डेटा। अब ये जो डिसीजन लेगा, है ना, जो भी मशीन डिसीजन लेगी या कोई भी कंप्यूटर डिसीजन लेगा, वो बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के आधार पर डिसीजन लेगा, या स्पॉट को समझने में स्पॉट पैटर्न के अकॉर्डिंग वो डेटा कोई भी डिसीजन लेगा। एंड लिटिल हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। यानी कि तीन चीजें हैं इसमें कि दिस कंप्यूटर कैन टेक डिसीजन विद डेटा, यानी डेटा की वजह से ही ये डिसीजन ले पाएगा, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन ले सकता है, या उसके बाद में थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत होती है ह्यूमन बींग्स की। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग का इसमें यूज नहीं होगा, इसमें ह्यूमन बींग का रोल जरूर होता है, ठीक है ना। ये होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामिंग किए बिना कंप्यूटर को सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यानी कि जब हम किसी भी कंप्यूटर को बिना प्रोग्रामिंग के, है ना, बिना प्रोग्रामिंग के उसको इतना ट्रेन कर देंगे, उतना सिखा देंगे कि खुद से ही अपना निर्णय ले सके, उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई असिस्टेंस क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। एन एआई असिस्टेंस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एआई असिस्टेंट क्या होता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं और रोबोट, या तो इनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स बोलेंगे, रोबोट बोलेंगे, दैट हेल्प पीपल बाय आंसरिंग क्वेश्चंस एंड डूइंग टास्क फॉर देम। यानी कि एक प्रोग्रामिंग होती है, बेसिकली क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं असिस्टेंट, जिनका काम होता है किसी भी क्वेश्चंस का आंसर को देना या उनके लिए कोई हेल्प करना, कोई काम करना, ठीक है ना। इट कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू से, यानी कि जो भी हम कहेंगे वो उसको समझेगा, ठीक है ना, उसको, एंड ट्राइज टू हेल्प इन ए वे दैट फील लाइक टॉकिंग टू ए पर्सन, ठीक है ना। कुछ एआई असिस्टेंट होते हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चन डालेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये बिल्कुल एक पर्सन की तरह ही हमें इसका आंसर दे रहा है। एआई असिस्टेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये एआई असिस्टेंट ही हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आस्क सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट समथिंग, दे कैन फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर यू। यानी कि हम इन असिस्टेंट से कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई भी क्वेरी पूछेंगे, इनका काम है कि ये हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो भी हम उनसे पूछ रहे हैं। ओके, सेट रिमाइंडर्स, ये कोई भी रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं, प्ले म्यूजिक, है ना, और इवन कंट्रोल डिवाइसेस लाइक लाइट और स्पीकर्स। यानी कि जो स्पीकर्स होते हैं, लाइट भी होते हैं, वो उनमें भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिफाइन ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स क्या होता है, देखिए ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं हम, यानी कोई सेल या परचेज जो करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। यानी ई कॉमर्स क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी हम किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, किसी भी सर्विस को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लिपकार्ट पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं, इसलिए उनको, ठीक है ना। वो वहाँ कोई परचेज करता है तो कोई सेल करता है, तो वो क्या है, ई कॉमर्स। ओके, इट मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ए स्टोर पीपल कैन शॉप ऑनलाइन यूजिंग वेबसाइट और ऐप। यानी कि अब आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर ही किसी वेबसाइट से, किसी भी ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, और वो जो प्रोडक्ट है आपको आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। ये होता है ई कॉमर्स। डिफाइन एआई एप्लीकेशन इन ई कॉमर्स। अब ये जो एआई एप्लीकेशंस होते हैं, इनका ई कॉमर्स में क्या यूज होता है। देखिए ई कॉमर्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एआई। देखिए किस तरीके से करते हैं। एआई इज बीइंग यूज्ड इन मैनी वे टू इम्प्रूव ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं।
मेकिंग इट इजियर एंड मोर पर्सनलाइज्ड फॉर कस्टमर, यानी कि हर कस्टमर के हिसाब से वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। Here are some examples of how AI is applied on e-commerce। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको समझ लेते हैं कि AI किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहला होता है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से AI ऑटोमेटिकली इसको रिकमेंड करेगा, AI सजेस्ट करता रहेगा कि हम कौन सी प्रोडक्ट हमें खरीदना है। जैसे मान के चलिए मुझे अपने घर पर कोई मान के चलो कोई पंखा लगाना है, फैन लगाना है, तो अब क्या होगा कि गूगल पर ऑटोमेटिकली, जैसे मान के चलिए हमने कोई सर्च किया किसी भी फैन के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो अब AI हमें ऑटोमेटिकली बेस्ट टू बेस्ट हमें रिजल्ट बार बार शो करता रहेगा, बार बार वो उसके ऐड आते रहेंगे। तो AI का काम होता है पर्सनल रिकमेंडेशन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वो रिकमेंड करता रहेगा उसके नीड के अकॉर्डिंग, है ना। AI सजेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव बॉट और लुक्ड एट बिफोर, यानी कि या तो हमने कोई चीज़ परचेज कर ली हो या हम किसी को ऑनलाइन हम सर्च कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो AI ऑटोमेटिकली हमें बेस्ट प्रोडक्ट ला करके हमें दिखा देगा, रिकमेंड कर देगा। इसी को हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। सेकंड वन है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट या चैटबॉट। AI पावर्ड चैटबॉट आंसर योर क्वेश्चन एंड हेल्प विद ऑर्डर 24/7। आजकल क्या होता है, जितनी वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, उन सब में चैटबॉट होता है। जैसे हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी लेनी है या कुछ हमें फीडबैक देना है, तो 24/7 वहाँ पर कस्टमर सर्विस के चैटबॉट होते हैं। वो हम कोई भी क्वेरी डालेंगे वो उसका आंसर देते हैं। ये AI द्वारा बनाए गए चैटबॉट्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन डालेंगे तुरंत वो उसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स जो होता है इससे ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव होता है AI के द्वारा। नेक्स्ट है स्मार्ट सर्च। स्मार्ट सर्च क्या होता है, बेसिकली AI हेल्प्स हाउ द बेस्ट सर्च रिजल्ट व्हेन यू लुक फॉर ए प्रोडक्ट, यानी कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे तो वो हमें स्मार्ट सर्च यानी कि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ला करके हमें शो करेगा। ये होता है काम AI का। इसलिए ई कॉमर्स को एनहेंस, ई कॉमर्स की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉड डिटेक्शन। कुछ AI फाइंड्स अनयूजुअल एक्टिविटी, अगर जो AI को लग रहा है कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, टू हेल्प स्टॉप ऑनलाइन स्कैम, यानी कि बेसिकली क्या होता है, AI फाइंड करेगा कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। अगर जो ऐसा हो रहा है तो उसको क्या करेगा, तुरंत वो स्टॉप कर देगा, है ना। ऑनलाइन स्कैमर्स होते हैं कई बार, तो उनको स्टॉप करेगा। एंड प्रोटेक्ट बायर्स एंड सेलर्स, जितने भी ऑनलाइन बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो फिर उनको क्या कर देगा, प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। तो AI फ्रॉड डिटेक्शन का यूज होता है कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर जो हो रखी है तो ऑनलाइन जो स्कैमर्स होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करेगा और हमें सेफ रखेगा। ये होता है फ्रॉड डिटेक्शन। तो AI का यूज करते हैं हम ई कॉमर्स में इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेगराइज 3 फेमस डोमेन ऑफ AI मॉडल। AI मॉडल के 3 प्रमुख डोमेन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डोमेन होता है इसका डेटा साइंस, सेकंड वन इज कंप्यूटर विजन, थर्ड वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है ना। डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा डेटा है, दुनिया भर का डेटा है, डेटा को स्टडी करना, रीड करना, उसको एनालाइज करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना, है ना। जब इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्रोसेस करते हैं डेटा को, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा, तो उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलती है, ठीक है ना। तो ये होता है डेटा साइंस। डेटा साइंस इज ए वे ऑफ यूजिंग कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करना, उसको समझना, कंप्यूटर के द्वारा उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, प्रोसेस करना, बेसिकली उसी को हम बोलते हैं डेटा साइंस। इट हेल्प्स पीपल्स टू फाइंड पैटर्न। डेटा साइंस का यूज करते हैं हम डेटा को, किसी भी इंसान के पैटर्न को यूज करने, यानी कोई मान कर चलो इंस्टाग्राम चला रहा है, तो वो किस तरीके की रील देख रहा बार बार, उसको किस तरीके के एड उसको देने चाहिए, है ना। मेक गैस, वो नेक्स्ट जो रील है वो कौन सी देख सकता है, या नेक्स्ट सॉन्ग्स कौन सा देख सकता है, या नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा वो सर्च कर सकता है। एंड मेक बेटर डिसीजन यूजिंग डेटा, ठीक है ना। बेसिकली क्या होगा, पैटर्न का यूज करेगा, गैस करेगा और यूजर के अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीजन लेगा, वो बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन लेकर वो हमें बताता है। ये होता है डेटा साइंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में आपके पास बहुत सारी जानकारी है, डेटा साइंस कैन हेल्प यू टू फिगर आउट इफ इट माइट रेन टुमारो
ठीक है। अगर जो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है ना, मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, तो डेटा साइंस क्या काम करेगा, उस सारे डेटा को एनालाइज करेगा, रीड करेगा, स्टडी करेगा, उस पर मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेगा। देन उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि यस कल को बारिश होगी या नहीं। ये होता है डेटा साइंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि डेटा साइंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, है ना, सब जगह, ट्विटर वगैरह, हर जगह पर डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। डेटा साइंस इज यूज एवरीवेयर। डेटा साइंस की कुछ जॉब्स होती हैं, जॉब्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेटा साइंस जॉब में सबसे पहला है बिजनेस एनालिसिस्ट, बिग डेटा एनालिसिस्ट, है ना, डिसीजन साइंटिस्ट, डेटा जर्नलिस्ट, मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटाबेस एडमिन, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। दुनिया भर की नौकरी होती हैं डेटा साइंस के अंदर। तो ये होता है जॉब्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन के बारे में। कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विजन किसका ही फील्ड है? एक एआई का ही एक फील्ड है। ओके, दैट अलाउ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट एंड पीपल इन इमेज, वीडियोस एंड अदर विजुअल इनपुट्स जस्ट लाइक ह्यूमन डू। देखिए जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई किसी का कोई फोटो दिखाई दिया तो हम समझ जाएंगे, कोई वीडियो हम देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि कौन है ना। तो इसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, और जिसका काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को समझना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना, किसी भी इमेज से पहचानना, है ना, किसी वीडियो से पहचानना, या किसी भी विजुअल फॉर्म से, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो कंप्यूटर विजन का भी काम सेम ही है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन का यूज कहाँ करते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। दूसरा फेस रिकॉग्निशन के लिए, यानी कि जैसे हम फेस लॉक लगा देते हैं। उसके बाद में होता है सेल्फ ड्राइविंग कार। आजकल जो ड्राइविंग कार चल रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें भी हम कंप्यूटर विजन का यूज करते हैं। यानी कि जहाँ कैमरा होता है वो समझ लेना कि वो कंप्यूटर विजन का ही वो लगभग काम करेगा, जो जहाँ पर एआई होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के जो रोबोट हो गया, रोबोटिक्स हो गया, वहाँ पर भी क्या होता है, कैमरा होता है उनके पास में, तो वो भी क्या है, कंप्यूटर विजन हो रहा। ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, है ना, मूवमेंट एंड जेस्चर रिकॉग्निशन, ठीक है ना, इमेज रिकवरी एंड प्रोसेसिंग। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के? ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एनएलपी क्या है? एआई का ही एक पार्ट है। दैट हेल्प कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क विद ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ मशीन होती है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और उसको उस तरीके से रिप्लाई रेस्पॉन्स कर सके। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो बेसिकली एनएलपी क्या होता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है जिसका काम होता है किसी भी लैंग्वेज को इजीली समझना और फिर उसको उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करना। ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज को समझना फिर उसको रेस्पॉन्ड करना, यही होता है एनएलपी। इट हेल्प्स कंप्यूटर्स, यानी कि ये हेल्प करता है किसी कंप्यूटर या किसी मशीन को टू रीड, लिसन एंड रेस्पॉन्ड टू व्हाट पीपल से और राइट। यानी कोई भी व्यक्ति कोई बात बोल रहा है या कह रहा है, तो एनएलपी का काम क्या होता है कि मशीन वो उस बात को समझेगी भी, ठीक है ना, उसको वो रेस्पॉन्ड भी उसी के अकॉर्डिंग करेगी। ये होता है एनएलपी के बारे में। सो इट अलाउज कंप्यूटर्स टू रीड, लिसन एंड रेस्पॉन्ड टू व्हाट पीपल से और राइट इन ए वे दैट मेक सेंस, जिसकी कोई सेंस भी होनी चाहिए। हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है जो कंप्यूटर को मानव भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और उसके साथ काम करने में मदद करता है। ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यह कंप्यूटर को लोगों को पढ़ने, सुनने और उस पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है जो लोग कहते हैं। यानी कि हम जो भी कोई बात बोलेंगे ये इसको रेस्पॉन्स करेगा, हमारी लैंग्वेज को समझेगा और उसको रेस्पॉन्स करेगा। ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, एलेक्सा और कॉर्टाना। ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस है जहां पर हम एनएलपी का यूज देखते हैं। अदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि चैटबॉट हो गया, है ना, चैटबॉट हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया, स्पैम फिल्टर हो गया, वॉइस टू टेक्स्ट हो गया। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। चैटबॉट ऑन कस्टमर सर्विस वेबसाइट दैट आंसर योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर दे। गूगल ट्रांसलेट क्या होता है? विच ट्रांसलेट टेक्स्ट
फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि ट्रांसलेट का काम क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, किसी भी टेक्स्ट को। स्पैम फिल्टर क्या होता है, कुछ ईमेल्स होती हैं, इन ईमेल दैट रिकॉग्नाइज्ड एंड शॉर्ट स्पैम मैसेजेस, ठीक है ना। तो हमारी ईमेल में क्या होता है, बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो उनको फिल्टर करना, उनको सॉर्ट करना, इसकी को हम बोलते हैं स्पैम फिल्टर्स। फिर है वॉइस टू टेक्स्ट। अब वॉइस टू टेक्स्ट एप्लीकेशन दैट कन्वर्ट योर स्पोकन वर्ड इनटू रिटन टेक्स्ट, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं वो उसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर देगी। ये होते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैंने एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, चैटबॉट में यूज़ करते हैं, ईमेल फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना, सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट के लिए, उसके बाद में टेक्स्ट समराइज करने के लिए स्मार्ट असिस्टेंट होते हैं, AES। ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनका यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। ये एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के बारे में। जब भी हम किसी AI को डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि जिस भी हम AI को डेवलप कर रहे हैं वो यह इंश्योर करे कि जो हम AI यूज़ कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल हो, है ना, रेस्पॉन्सिबल हो, फेयर हो और बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के लिए वो बेनिफिशियल रहे, है ना, फेयर रहे, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष रहे और वो खुद जिम्मेदार रहे और ह्यूमन के बेनिफिट के लिए वो काम करे। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के बारे में। समझ की एस्पेक्ट्स ऑफ AI एथिक्स इंक्लूड, देखिए कौन कौन से हम जो एथिक्स होते हैं जिनको इंक्लूड करते हैं। फेयरनेस, सबसे पहला है कि जब भी हम किसी AI को बना रहे होते हैं तो हमें यह इंश्योर करना होता है कि जो AI हम बना रहे हैं वो निष्पक्ष बने। सो इट इंश्योर AI सिस्टम डू नॉट एग्जिबिट और बायस्ड और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी तरीके का वो बायस ना बने, कोई भी किस तरीके का वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, यानी पक्षपात ना करे, भेदभाव ना करे। जब भी हम कोई AI बनाए तो बिल्कुल निष्पक्ष बने। ट्रांस नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जब भी किसी AI को हम बनाते हैं तो वो जो भी कोई डिसीजन ले वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी कि वो जो जो बात बोल रहा है वो समझने योग्य होनी चाहिए और वो एक्सप्लेनेबल हो, यानी वो एक्सप्लेन भी कर सके। ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल फेयर, बिल्कुल बढ़िया, इजीली समझ में आ जाए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी AI की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी AI के फंक्शंस होते हैं या एक्शंस होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी AI सिस्टम की होती है, यानी कि वो बिल्कुल अच्छे से वो रेस्पॉन्स करे। नेक्स्ट है प्राइवेसी। प्राइवेसी के समझ लेते हैं। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग यूजर्स डाटा एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो हम AI बना रहे हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारा यूजर का डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखे और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बना के रखे। नेक्स्ट है सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी क्या होता है, जब भी हम किसी AI को बना रहे हैं तो वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सो इंश्योरिंग AI ऑपरेट्स रिलायबल विदाउट कॉजिंग अनइंटेंडेड हार्म, यानी किसी को भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट है ह्यूमन ओवरसाइट, मेंटेन ह्यूमन कंट्रोल ओवर AI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही है ना, कि जो AI है उसके ऊपर ह्यूमन का कंट्रोल रहे, ठीक है ना। मेंटेनिंग ह्यूमन कंट्रोल ओवर AI स्पेशली इन हाई स्टेक्स डिसीजन, कोई बहुत बड़े कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं तो वहाँ AI खुद से डिसीजन ना ले पाए, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग ही अपना डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स बायस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से बायस बन जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कोई भी AI मशीन है वो भी बायस हो जाती है ना। वो क्यों बायस होती है, उसका कुछ फैक्टर्स होते हैं। AI कैन बिकम बायस्ड, AI जो होती है वो भी बायस्ड हो जाती है ड्यू टू सेवरल फैक्टर। कुछ फैक्टर्स हैं कि AI किस तरीके से वो बायस हो जाती है, बिकॉज जब हम किसी भी AI को ट्रेन करते हैं, है ना, उसको किस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इससे बायस बन जाती है। डिजाइनिंग क्या है उसकी, उससे भी वो बायस हो जाते हैं, और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो AI भी बायस हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको ट्रेन उस तरीके से किया गया हो, या उसको डिजाइन उस तरीके से किया हो, या उसको यूज उस तरीके से किया हो। हेयर आर द मेन रीजन AI सिस्टम कैन डेवलप बायस्ड, यानी कि जो AI सिस्टम किस तरीके से बायस्ड होता है उसके कुछ रीजन दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले रीजन है बायस्ड ट्रेनिंग डेटा, यानी कि जिस भी हम मशीन को, जिस भी हम AI सिस्टम को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, बायस्ड डेटा दे रहे हैं उसको, तो क्या होता है बायस्ड ट्रेनिंग डेटा। हम किसी भी AI को हम बायस्ड डाटा ही के थ्रू उसको ट्रेन करें तो वो AI भी क्या बन जाएगी, बायस्ड बन जाएगी।
दूसरा इम्बैलेंस्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन। इम्बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि हम बैलेंस फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट ना करें, तो उससे भी क्या होगा, जो एआई सिस्टम है वो भी बायस हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो एल्गोरिदम्स होती हैं किसी भी एआई को जनरेट बनाने के लिए, तो उसमें भी जो कुछ एल्गोरिदम्स में जो कुछ कमियां होती हैं उसकी वजह से भी जो एआई होता है वो बायस्ड हो जाता है। फोर्थ वन इज जो कुछ फीडबैक्स जो होते हैं, फीडबैक्स में कुछ लूप होल्स होते हैं, है ना। तो कुछ जो फीडबैक जो हम लेते हैं कुछ भी किसी भी मशीन के बाद में, उसमें भी कोई ना कोई अगर जो कमी रह जाती है तो एआई भी बायस बन जाता है। एंड फिफ्थ वन इज सोसाइटल एंड हिस्टोरिकल बायस्ड। ठीक है ना, कुछ मशीन जो होती है वो सोसाइटल या हिस्टोरिकल बायस भी हो जाती है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी एआई सिस्टम बायस हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, एआई बायस्ड का मतलब होता बेसिकली ये है कि वो एक डायरेक्शन में ही वो अपने आंसर देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, किसी पॉइंट के बारे में अगर नेगेटिव उसने देना स्टार्ट कर दिया तो नेगेटिव ही उसके पॉइंट बताता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर जो हम टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट हमारे सामने रख दें। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ ट्रेनिंग्स की वजह से, है ना, कुछ डिजाइनिंग की वजह से क्या होता है कि किसी भी एआई को अगर जो ट्रेनिंग ही गलत मिली होगी तो वो बायस्ड हो जाएगा, वो वन साइडेड ही बात करेगा, जिसको हम बोलते हैं एआई कैन बिकम बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट एआई टू बिकम बायस्ड, यानी कि किसी भी एआई को बायस होने से हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करने के बाद में कोई भी जो मशीन होगी वो बायस्ड नहीं होगी। टू प्रिवेंट एआई फ्रॉम बिकम बायस्ड फॉलो दीज स्टेप। कुछ स्टेप्स हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो कोई भी एआई सिस्टम बायस नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज डाइवर्स एंड बैलेंस डाटा, यानी कि जब भी हम किसी भी मशीन को ट्रेन कर रहे होंगे तो उस टाइम पर उसको एक बहुत डाइवर्स यानी बहुत सारा डेटा हमें उसको देना होता है और बैलेंस्ड फॉर्म में देना होता है। उसको ट्रेनिंग जब भी देनी होती है तो उसको डाइवर्स फॉर्म में और उसको बैलेंस डेटा हमें प्रोवाइड करना होता है। सेकेंड वन इज चेक डेटा क्वालिटी, यानी कि जिस भी डेटा को हम यूज कर रहे हैं किसी भी मशीन को ट्रेन करने के लिए तो उसकी भी क्वालिटी हमें चेक कर लेनी चाहिए। थर्ड वन इज रेगुलर टेस्टिंग। रेगुलर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम हमें अपनी जो मशीन्स होती हैं, जो एआई मशीन्स होते हैं, एआई टूल्स होते हैं, उसको टाइम टू टाइम हमें उसको टेस्टिंग करते रहना चाहिए। टेस्टिंग से हमें पता लगेगा कि अगर इसमें कोई कमी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। फोर्थ वन इज बायस्ड डिटेक्शन टूल्स। कुछ टूल्स होते हैं एआई को डिटेक्ट करने के लिए कि कोई सिस्टम बायस्ड है या नहीं, तो कुछ टूल्स का यूज करके भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये एआई बायस्ड है, अगर जो है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से ही। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू हम किसी भी एआई सिस्टम को बायस्ड बनने से रोक सकते हैं। ठीक है ना, बैलेंस डेटा, क्वालिटी डेटा, टेस्टिंग एंड बायस्ड डिटेक्शन टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो हुआ क्या था, सन 2012 में यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी और इस कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर थे वो 193 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स थे। तो 193 देशों के डिप्लोमेट्स इकट्ठा हुए रियो डी जेनेरियो में और उन्होंने डिस्कस किया कि वर्ल्ड लेवल पर कुछ डिसबैलेंस होता जा रहा है, जैसे कुछ प्राकृतिक रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना, और कहीं लोग भूखे हैं तो भूखे ही हो रखे हैं, कहीं गरीबी है तो गरीबी है। तो उन सब चीज़ों को निपटने के लिए एक प्लानिंग की शुरुआत करी सन 2012 में रियो डी जेनेरियो में। फिर हुआ क्या, सन 2015 में फिर से एक मीटिंग होती है और उन्होंने गोल डिसाइड किया कि नहीं जी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, बाकी अब डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम होता है कि जो आज की डेट में प्रेजेंट में जो कुछ हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वो उसको उस अमाउंट में करें, उस क्वालिटी में करें, उस तरीके से करें ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम को डिपेंडेंट हैं, पेट्रोल खत्म होता जा रहा है दिन पे दिन, है ना, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं, पानी खत्म होता जा रहा। तो होगा क्या, आने वाली टाइम में जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी आने वाले 100-200 साल बाद, तो उनको पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया गया कि भाई हम डेवलपमेंट के नाम पर किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को खराब नहीं करेंगे, है ना। तो आज की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा ना होना चाहिए कि हम फ्यूचर के लिए कोई रिसोर्सेज छोड़े ही नहीं, फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको बहुत सारा सफर करना पड़े। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, यानी कि हम आज की नीड्स को तो पूरा करेंगे प्रेजेंट विदाउट
कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको अपनी पूर्ति करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, उनको कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम आज की डेट में प्रेजेंट की अपने नीड्स को कंप्लीट पूरा करने के लिए हम किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जिससे कि आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरा ना कर पाए। ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 17 गोल्स से मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कि यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस करी थी, है ना, 2015 में करी थी, और उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि 2030 तक हम निम्नलिखित जो 17 गोल्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। अब ये कौन कौन से गोल हैं उसको हम समझ लेते हैं एक बार फिर से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेलिकेट बैलेंस बिटवीन, किस चीज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बैलेंस बनाता है, किस चीज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है लेकिन साथ के साथ बैलेंस होना चाहिए किस चीज का, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग लाइफ स्टाइल एंड वेलबींग, यानी कि जो लाइफ स्टाइल है और वेलबींग है ये हमें इम्प्रूव करनी है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम प्रोसेस, यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमें ध्यान में रखना है और अपने डेवलपमेंट को भी ध्यान रखना है। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर शुड बी अ राइट बैलेंस, है ना, अच्छा बैलेंस होना चाहिए बिटवीन किसमें, बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और बाकी जो 17 गोल्स है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो गोल्स है वो था नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात चल रही है, कहीं भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। सेकंड गोल्स है इसका जीरो हंगर, यानी कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी। थर्ड वन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा इंसान हमें बनना है, ये था थर्ड गोल। फोर्थ वन इज क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं और एक्चुअल में हमें कुछ नहीं आता। तो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज क्वालिटी एजुकेशन के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी मीन्स आज मेल फीमेल लड़का लड़की सब बराबर है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई पक्षपात ना हो। सिक्स वन इज क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मात्रा में सभी को पर्याप्त मात्रा में वाटर मिलना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम सब बढ़िया होना चाहिए। सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि कम कम पैसों में एक अच्छी एनर्जी, साफ सुथरी एनर्जी किसी, है ना, जैसे कि आजकल हम CNG का यूज कर लेते हैं, है ना, या LPG का यूज कर ले रहे हैं, तो ये सब क्या क्लीन, या फिर सोलर एनर्जी हो गई। अफोर्डेबल यानी सस्ती हो और साफ हो, किसी तरीके से पॉल्यूशन ना हो। एट्थ वन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, जहां पर हम लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नाइन्थ वन क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर सभी के लिए। टेंथ है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज है, भेदभाव है, वो भी खत्म होना चाहिए, है ना, कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे, ठीक है ना, जाति धर्म के नाम पर या रंग भेद की नीति किसी भी प्रकार से नहीं चलनी चाहिए। ये था 10th गोल। एंड 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि जो सिटीज बने वो भी सस्टेनेबल बने और कम्युनिटी भी तरीके से बननी चाहिए। एंड इसके बाद 12th वन इज रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि हमें रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बनना चाहिए, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कंजप्शन कर रहे हैं उनको राइट बैलेंस हमें उसका बनाना चाहिए। ये 12th गोल था SDG का, है ना। 13 है क्लाइमेट एक्शन, आजकल बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पर गर्मी हो जा रही है, ग्लेशियर पिघल जा रखे हैं, कहीं बाढ़ आ रखी है, तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत बहुत ज़रूरी भी है काम करना, ठीक है। फोर्थ वन इज लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, इनके लिए भी उचित प्रावधान किया गया है इन SDG में। एंड लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो थल पर, यानी कि जो धरती पर जीव जंतु रहते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी जानवर है वो खत्म हो जा रहे हैं, प्रजाति लुप्त होती जा रही है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। 16th गोल है इसका पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनको शांति भी बनानी है और जिनको सभी का न्याय करना होता है। पीस मतलब शांति, जस्टिस मतलब न्याय, सभी को ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने होते हैं जहाँ लोग शांति को प्रमोट करें और न्याय को प्रमोट करें।
एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी कि हम सबकी ही जिम्मेदारी होती है, सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं होती, हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है, सब इंस्टीट्यूशन की भी जानकारी होती है इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। तो ये 17 गोल हैं और जिनको डेडलाइन दी गई थी कि 2030 तक हमें कंप्लीट करने हैं। ये कंपलसरी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने नहीं कर पाया तो उसके ऊपर कोई मतलब कुछ बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें ये करना चाहिए। ओके, तो ये 17 गोल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे गोल्स हैं, अगर ये 2030 तक पूरे हो जाते हैं, क्लाइमेट एक्शन ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो हम एक अच्छे जीवन बेहतर जी पाएंगे। ठीक, अब हमने एसडीजी तो पढ़ लिया, 17 गोल्स भी होते हैं, लेकिन हम इसको इस लेसन में क्यों पढ़ रहे हैं? बात ये आती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पर अचानक से एसडीजी कहाँ आ गया, है ना। तो बेसिकली जो एआई जो होती है वो इन 17 गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है। क्वेश्चन है, हाउ कैन एआई हेल्प अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि एआई जो है किस तरीके से हेल्प करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, है ना, ये हम पढ़ेंगे इस आंसर के अंदर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले ए मेजर रोल इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन इन वेरियस फील्ड्स। देखिए, एआई बहुत तरीके से हेल्प कर सकती है किसी भी एसडीजी को अचीव करने के लिए, है ना, क्योंकि उसके पास है इंप्रूविंग एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग पावर होती है और इनोवेशन इन वेरियस फील्ड। हेयर्स हाउ एआई हेल्प इन डिफरेंट एसडीजी। देखते हैं किस तरीके से एआई हेल्प कर सकते हैं एसडीजी को अचीव करने के लिए। एआई कैन एनालाइज इकोनॉमिक डेटा टू क्रिएट बेटर पॉलिसीज। एआई क्या काम करेगी? पूरे इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करेगी प्रॉपर वे में और बेहतर से बेहतर हमारे लिए पॉलिसीज बना सकती है ताकि गरीबी हट सके। एंड प्रिडिक्ट पॉवर्टी ट्रेंड, हेल्पिंग गवर्नमेंट टेक टाइमली एक्शन, ताकि जो गवर्नमेंट हो टाइम से अपना एक्शन ले पाए और प्रिडिक्ट कर पाए कि किस तरीके से हम जो पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट गोल है एसडीजी का, जीरो हंगर, यानी कि कोई भी भूखा ना मरे, बिल्कुल भूखमरी खत्म होनी चाहिए। एआई हेल्प इन प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि स्पष्ट बताए कि कहाँ पर हमें कौन सी फार्मिंग करनी होती है। वो किस तरीके से बता सकता है एसडीजी के थ्रू? वेदर प्रेडिक्शन के द्वारा, यानी कि पूरे जो वेदर है उसको प्रेडिक्ट करके बताए कि इस एरिया के अंदर कौन सी खेती ज़्यादा सही रहेगी, उसी तरीके की वहाँ फार्मिंग होनी चाहिए। एंड फूड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, और फूड का जो सप्लाई जो चेन है उसको ऑप्टिमाइज, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए और उसकी सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो रिड्यूस फूड वेस्ट, ताकि जो फूड है उसको वेस्ट होने से बचाया जा सके, है ना। फूड का सही तरीके से ऑप्टिमाइज, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का फूड को वेस्ट होने से बचाए। एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, और फूड की जो सिक्योरिटी वो भी अच्छे से हो सके, इम्प्रूव कर सके फूड सिक्योरिटी को। तो थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य हमारा होना चाहिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? जो एआई है वो क्या काम करेगा? पहले से जो बीमारी है उनको डायग्नोस कर लेगा, नई नई ड्रग्स बनाएगा, है ना, और हर पर्सन के अकॉर्डिंग पर्सनल हेल्थ केयर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ये सब चीज होती हैं एसडीजी 3 के अंदर, ठीक है। फोर्थ वन इज क्वालिटी एजुकेशन। हम क्वालिटी एजुकेशन भी अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड द पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। देखिए, हर किसी के अकॉर्डिंग एआई उसको उसी के रिलेटेड उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, उनको यूज कर सकते हैं, और एआई का काम है कि आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट ऑनलाइन कोर्स आपको वो ऑप्टिमाइज करके दे, है ना, टॉपिक बना करके दे। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टू मेक लर्निंग मोर इंक्लूसिव, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कोई अच्छी मतलब कोई बुक्स है वो डिफरेंट लैंग्वेज में है तो हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एआई का यूज करके हम अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज जेंडर इक्वालिटी, ठीक है ना, जेंडर इक्वालिटी भी पढ़ेंगे जो उसका एसडीजी 5 है। एआई हेल्प्स आइडेंटिफाई जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज। एआई आइडेंटिफाई कर सकता है कि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज कहाँ कहाँ पर हो रही है। एंड सपोर्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज थ्रू अनबायस्ड हायरिंग एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन, ठीक है ना। तो एआई क्या काम करेगा? डेटा को एनालाइज करेगा और पता लगाएगा कि कहाँ कहाँ पर इनइक्वालिटीज हो रखी है, जेंडर बेस्ड है, और उन जो इनइक्वालिटीज है उनको रिमूव करेगा, है ना, बाय हायरिंग एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। वो अच्छी अच्छी पॉलिसी रिकमेंड करेगा और हायरिंग को अनबायस्ड बनाएगा, ऐसा नहीं। सिक्स्थ गोल है इसका क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। साफ सुथरा हमें पानी होना चाहिए, है ना, सैनिटाइजेशन होना चाहिए।
AI मॉनिटर वाटर क्वालिटी, AI के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है और प्रेडिक्ट कंटामिनेशन, इसमें कौन कौन सी गंदगी है या फिर उसमें कोई भी संक्रमण हो सकता है या रिस्क हो सकता है, एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बेटर सैनिटाइजेशन। ठीक है ना, तो हम AI के द्वारा पता लगा सकते हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी है, इसमें कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है, और वाटर को सही तरीके से मैनेज कैसे करना है वो AI के थ्रू हम कर सकते हैं। सेवंथ वन इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि कम पैसों में अच्छी साफ सुथरी एनर्जी। तो ये कैसे कर सकते हैं, AI ऑप्टिमाइज एनर्जी ग्रिड्स, है ना, एनर्जी ग्रिड्स के थ्रू प्रेडिक्ट पावर डिमांड्स एंड हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। विंड एनर्जी के थ्रू, है ना, और सोलर एनर्जी के थ्रू, और कई बार क्या होता है वाटर एनर्जी जो होती है उसके थ्रू भी हम अफोर्डेबल एनर्जी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। एट्थ गोल है इसका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो AI ऑटोमेट रूटीन्स टास्क, एनहेंस द वर्क प्लेस सेफ्टी को वो एनहेंस करेगा, एंड हेल्प बिजनेस ग्रो थ्रू बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम बिजनेस के अंदर कोई भी अगर जो हमें ग्रोथ करनी होती है तो उसके लिए हमें डिसीजन कौन सा लेना है, बेटर डिसीजन बना करके हमें देगा, AI के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद है गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो 9th है AI सपोर्ट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड इनोवेशन इन इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से स्मार्ट तरीके से डिजाइन करेंगे वो, और ये प्रेडिक्ट करेगा मेंटेनेंस को कि कब किसी भी मशीन को कब मेंटेनेंस देना है, और इनोवेशन इन इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से इनोवेट करना होगा, तो AI के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जहां भी इनइक्वालिटीज हो रखी है उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं AI के थ्रू। AI ड्रिवन डेटा एंड एनालाइज हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बाय एनहेंसिंग फेयर पॉलिसीज। तो AI क्या काम करेगा, वो सोशल बेस पर और इकोनॉमिक बेस पर जो इनइक्वालिटीज हो रही हैं, ऊंच नीच हो रही हैं, वो उसको भी क्या कर सकता है, एनहेंस कर सकता है पॉलिसी बना करके। तो ये था SDG नंबर 10। नेक्स्ट है SDG सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। हम AI के थ्रू सस्टेनेबल सिटीज बना सकते हैं और कम्युनिटीज भी बना सकते हैं। AI इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, किस तरीके ट्रैफिक को मैनेज करना है, किस तरीके से अर्बन प्लानिंग करनी है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है ना, अच्छी सिटीज बनाने के लिए हमें वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, ट्रैफिक को किस तरीके से मैनेज करना है ना, ये सब चीज हम बना सकते हैं AI का यूज करके। फिर है उसके बाद में 12th रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। AI का यूज कर सकते हैं हम इस गोल को अचीव करने के लिए। AI हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि वेस्ट कम से कम यूज करें। ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन एंड प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, यानी कि हमें कोई भी प्रोडक्शन अगर जो करना है तो वो भी इको फ्रेंडली ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम प्रोडक्शन के नाम पे इकोसिस्टम को ही बर्बाद करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर है उसके बाद में क्लाइमेट एक्शन, जो गोल नंबर 3 है। क्लाइमेट एक्शन का मतलब AI एनालाइज क्लाइमेट डेटा। तो AI का काम क्या करेगा, वो क्लाइमेट के डेटा को एनालाइज करेगा, फिर वो प्रेडिक्ट करेगा नेचुरल डिजास्टर, यानी कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर तो होने वाला नहीं है, वो उसको प्रेडिक्ट कर लेगा पहले से ही क्लाइमेट के डेटा को एनालाइज करने के बाद। एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, और वो इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करेगा, किस तरीके से हम क्लाइमेट जो चेंज है उसको हम कॉम्बैट कर पाए, है ना, किस तरीके से इन सब चीज़ों को हम कम कर पाए। तो क्लाइमेट एक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। SDG नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, है ना, यानी कि जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उसके बारे में हम क्या हेल्प कर सकते हैं AI के द्वारा। सो AI ट्रैक मैराइन लाइफ, डिटेक्ट्स पोल्यूशन एंड हेल्प इन सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट ओशन। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होगा, पोल्यूशन है उसके अंदर, उसको AI के थ्रू हम जो सबसे पहले हम लाइफ को ट्रैक करेंगे, इसके अंदर कौन कौन जीव जंतु रह रखे हैं, उसके अंदर जो पॉल्यूशन है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको रिड्यूस करेंगे पॉल्यूशन ओशंस के अंदर। एंड हेल्प इन सस्टेनेबल फिशिंग, अगर जहाँ पर कोई फिशिंग वगैरह हो रखी है तो उसको भी हम हेल्प करेंगे। एंड प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट ओशन, और कोशिश करेंगे कि ओशन को किस तरीके से बचाया जा सके, यानी कि वहाँ पॉल्यूशन हमें कम करना है, जितने भी मेरीन लाइफ हैं, जो जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका भी हमें ख्याल रखना होगा SDG 14 के अंदर। नेक्स्ट SDG है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि SDG 15 है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो धरती पर जो जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में यहाँ पर किस तरीके से AI हेल्प कर सकता है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो AI मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं AI के थ्रू हम,
और ट्रैक वाइल्ड लाइफ, और हम ट्रैक कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। एंड सपोर्ट कंजर्वेशन एफोर्ट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, और हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम, ये हेल्पफुल होता है एआई। तो एआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो लाइफ ऑन लैंड है, यानी कि जो स्थल पर ज़मीन पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। ये था लाइफ ऑन लैंड के बारे में। नेक्स्ट है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी SDG 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसको भी हम एआई के थ्रू अचीव कर सकते हैं। एआई इनहेंस साइबर सिक्योरिटी, एआई के थ्रू हम साइबर सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकते हैं। डिटेक्ट फेक न्यूज़, कौन कौन सी फेक न्यूज़ होती है उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एआई के थ्रू। एंड सपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट इन क्राइम प्रिवेंशन, यानी कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए भी लोगों को किस तरीके से एनफोर्स करना होता है, इसको हम एआई के थ्रू हम कर सकते हैं। लास्ट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, SDG 17 है ये, ठीक है। तो एआई फैसिलिटेट ग्लोबल कोलैबोरेशन बाय एनालाइजिंग डेटा, शेयरिंग इंसाइट एंड कनेक्टिंग स्टेक होल्डर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 17 के 17 गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं एआई की हेल्प के द्वारा। कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इनमें से किसे एआई की आवश्यकता है, सब्जी विक्रेता को है। देखिए एआई का यूज़ जहाँ पर ऑनलाइन होगा तो समझ लेना वहाँ पर एआई होगा, तो सब्जी विक्रेता के लिए एआई का यूज़ नहीं है। ऑनलाइन फिल्म देखने के लिए यस, वहाँ पर भी एआई का यूज़ हो सकता है, वो हमें पर्सनल रिकमेंडेशन के आधार पर हम मूवी दिखा सकता है। ऑनलाइन परचेजिंग के लिए मैंने बताया था, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स के लिए भी, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम कर सकते हैं। तो बी और सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बी और सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे खेल का उदाहरण दीजिए जिसमें एआई का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए एक होता है टिक टक टॉय, इसमें भी एआई का यूज़ करते हैं, चेस में एआई का यूज़ करते हैं, और लुका छुपी, तो ये तो ऑफलाइन खेल होते हैं, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। लूडो खेलने में भी, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर खेल रहा है, एक तरफ से हम खेल रहे हैं, तो समझ लेना कंप्यूटर नहीं, वो एआई सिस्टम के थ्रू ही वो हम उस गेम को खेलते हैं। तो एआई का यूज़ होता है टिक टैक टॉय, चेस और लूडो में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एआई अपने एप्लीकेशन का उपयोग करके आपके लिखावट का पता लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, और इसे एडिटेबल टेक्स्ट में बदल सकते हैं, यस बिल्कुल। एआई जो होता है कई बार हमारी राइटिंग्स को पहचानने के बाद में उसको वो किसी भी एडिटेबल टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर सकता है, तो इसका आंसर ये यस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच रिकॉग्निशन पृष्ठभूमि शोर और आवाज मॉड्यूलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसका आंसर है गलत दे रखा है, कंट्रोल कर सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू हम इस जो आवाज़ की मॉड्यूलेशन है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, तो ये क्या स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद में है कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले। डैश ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम सही रास्ता दिखा सकता है, तो गूगल मैप ही है, वो आंसर से गूगल मैप है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपका फ़ोन सिक्योरिटी के लिए फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट की पहचान करता है, ठीक है। एआई का यूज़ करते हैं फेस रिकॉग्निशन के लिए और फिंगरप्रिंट्स के लिए भी। SDG का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि SDG की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं संधारणीय सतत विकास लक्ष्य। उसके बाद है SDG टोटल कितने होते हैं, मैंने बताया था वो 17 SDG गोल्स होते हैं। पिछले साल क्वेश्चन आया था 2024 में 10th क्लास के अंदर, कितने SDG होते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन था CBSE के IT 402 एग्जाम में, तो इसका आंसर है 17 गोल होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक SDG नहीं है, तो ये था जीरो हंगर, ये तो था, है ना। चीप एनर्जी, ये भी था। ये है जेंडर इक्वालिटी, ये भी था। चीप टूरिज्म, सस्ती पर्यटन, ये SDG के लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। डैश सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने का एक SDG लक्ष्य है, तो उसको हमने बोला था नो पॉवर्टी, है ना, नो पॉवर्टी। सेकेंड वन, SDG की टोटल संख्या कितनी होती है, 17। SDG में इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल चुनौतियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारणीय विकास का उद्देश्य, यानी SDG का उद्देश्य, पर्पस क्या होता है, सभी लोगों की अर्जेंट नीड, आवश्यकताओं को पूरा करना। फिर उसके बाद में है जेंडर इक्वालिटी का अर्थ होता है पुरुष और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना।
लेसन नंबर 4 से जितने भी मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, जो क्वेश्चन मैक्सिमम मैं करा सकता था मैंने करा दिए हैं। और किसी बच्चे को यदि कोई डाउट होता है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से पेपर दें, अच्छे से मार्क्स लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।